जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस रिवीजन यूनिट। Dear student, today I am going to explain two questions. First one, specialities of subsidiarily aligned system or policy. Second one, annexation policy. Dear student, आज हम इस रिवीजन यूनिट के अंतर्गत दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडियरी अलाइन सिस्टम जो वेलेस्ले ने अपनाई थी, और सेकंड वन है एनेक्सेशन पॉलिसीज। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मैं एक कहानी के साथ बताना चाहूँगा। भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए डिफरेंट पॉलिसी, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनाई। कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी सी कहानी है। एक बार एक फॉक्स था। Once there was a fox. One day he was wandering in the forest. जंगल में इधर उधर घूम रहा था। Suddenly he found an elephant. अचानक उसको एक एलिफेंट मिला, मरा हुआ हाथी, बहुत बड़ा। He became very happy, बहुत खुश हो गया, मज़ा आ गया। एक लॉन्ग टर्म के लिए उसका फूड मिल गया बिना मेहनत किए। He was very clever, cunning, बहुत ही क्लेवर था, कनिंग था। एज इट स्टार्ट, जिससे ही उसने खाने के लिए कुछ शुरुआत करे, सडनली अ लायन कम। वहाँ अचानक से एक शेर आया, और शेर को देख करके भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ किया और फर्स्ट ही वेलकम द किंग ऑफ जंगल। पहले उसने जंगल के राजा का स्वागत किया, आइए, वेलकम सर। शेर ने कहा, दहाड़ते हुए तू भाग जाए यहाँ से, ये तो मेरा भोजन है, इसे मैं खा जाऊँगा, नहीं तेरे को भी साथ में अचार बना लूँगा इसके साथ तेरा। फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। फॉक्स बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, वेलकम सर, राजा महाराज, आप आइए, आप हमारे महाराजा हो। यू आर किंग ऑफ दिस जंगल, आप यहाँ के राजा हो, और मेरी कोई ज़रूरत है क्या? आप खाइए, आपके लिए ये भोजन है, मेरे लिए, आपके लिए भोजन तैयार है, आप खाइए, आप तो राजा हो, आप जो चाहो कर सकते हो। मुझे कितना भोजन चाहिए? मुझे थोड़ा सा चाहिए, इसमें से आपके पास बाद में जो बचेगा उसको खा के मैं चले जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ के राजा हो, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ होगी। तो शेर ने पूछा, क्या तकलीफ़ होगी? आप राजा हो, और जैसा मैंने सुन रखा है, कि शेर कभी दूसरों का शिकार नहीं करते, और वैसे जैसे तुच्छ प्राणी, एक सामान्य जीव, जिसके द्वारा किए हुए शिकार का आप भोग लगाओगे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारे यहाँ राजा हो, यहाँ देखो इतने सारे बर्ड्स देख रहे हैं, छोटे मोटे जो जानवर है वो देख रहे हैं, और आप की बात जब जंगल में फैलेगी तो कैसा लगेगा, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है सर। आप खाओ, आपका लिए मुझे कितना चाहिए आप खुद जानते हो, लेकिन मेरे द्वारा शिकार किए हुए यदि शिकार को अगर आप खाओगे तो आपकी प्रसिद्धि पर बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी कीर्ति
के ऊपर पड़ेगा और ये मैं यहाँ के एक नागरिक होने के नाते मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए क्षमा करना। तो राजा के ये जो शेर को बात समझ में आ गई और ही वेंट अवे, वो वहाँ से चला गया। तो कितनी चतुराई पूर्वक उसने यहाँ से शेर को हटा दिया, झुक गया वो। उसने कहा मुझे कितना क्या चाहिए, मैं तुम दे दीजिए तो मेरे को बाद में कुछ बचेगा उसमें थोड़ा खा लूँगी, मेरे को कितना पेट भरने के लिए चाहिए आप खुद जानते हो। लेकिन राजा को उल्टा चढ़ा करके उसने भेज दिया शेर को। आफ्टर टू समटाइम्स, 2 पुकार सांड जिनको बोलते हैं, वो आए और उन्होंने दादागिरी की। अब वापस से फॉक्स भयभीत हुआ, उसने सोचा जैसे तैसे शेर को भगाया, मैं इसको कैसे भगाऊं। फिर उसके मन में विचार आया, और ये विचार क्या आया कि उसने कहा आइए वेलकम, आपका हावी हार्दिक स्वागत है। तो सांडों ने, जो खतरनाक भयंकर सांड थे, उन्होंने कहा भाग जाना ही तो तेरे को खा देंगे, खाने दे हमारे को, हमारा 1 सप्ताह का भोजन यहाँ हमें अवेलेबल हो गया है। तो उसने बड़ी चतुराई से उसको कहा तुम कितने मूर्ख हो। मैं मूर्ख कहती है, क्यों नहीं, तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, क्या मैं इतने बड़े हाथी को मार सकती हूँ। उसने कहा हाँ सही बात है। तो फिर किसने मारा है, देखो मैं अब जब बताऊंगे तो आप यहाँ से भाग जाओगे। तो बता कौन था। तो यहाँ पे एक शेर आया था, वो हाथी को मार के गया है, लेकिन उसने ब्रश नहीं किया था, तो ब्रश करने घर गया है और अपने बीबी बच्चों को लेकर के आने वाला है यहाँ। उसने मुझे कहा कि यदि कोई आवे और तुम्हें परेशान करे तो मुझे आवाज़ लगा देना, और काफ़ी समय हो चुका है, बस वो आने वाले तैयारी में ही होगा। और उसके साथ उसकी श्रीमती शेरनी जी भी आने वाले हैं, उनके 2 बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं। तो वो दोनों बड़े जो भयंकर सांड थे वो भयभीत हो गए उनसे, और वो वहाँ से भाग गए। ने कहा भाग जाओ वरना मैं नहीं जानू, तुमको इतनी अक्ल होनी चाहिए, क्या मैं इतने बड़े हाथी को मैं क्या मार सकती हूँ। और ये बात उनको हजम में हो गई और वो भाग गए। फिर जैसे ही वापस खाने के लिए तैयार हो, उतने में दूसरा फॉक्स आया, वो थोड़ा कमज़ोर था, उसने उससे दादागिरी की, उसे कहा चलो भाग जा मेरे को भी खाने दे। उसने कहा, और फिर उसने सोचा कि इसको तो मैं क्या करूँगी, तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो सक्सेस हुई, सफल हुई। तो ब्रिटिश इज़ लाइक दैट, ब्रिटिश उनकी तरह ही थे। इंडिया के ऊपर उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए दे प्लेड द डिफरेंट पॉलिसीज़, अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग प्लानिंग की, अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं बना करके उन्होंने हमारे देश को, राजाओं को, महाराजाओं को, जो भी भागों में बटे हुए थे, उनको अपने विक्टिम बनाया, अपना विक्टिम शिकार बना दिया। अब उसमें से हम वेलेस्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, और वेलेस्ली जब गवर्नर बना तो उसने एक ऐसी पॉलिसी के लिए जिसको हम स्वीट पॉइजन पॉलिसी, स्वीट पॉइजन का मतलब मीठा जहर करके लोगों को जकड़ लिया, अपने अंदर रख लिया या उनको शिकार बना दिया। अब दैट इज द नेम ऑफ दैट इज द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। Our question is today is what are the specialities of the subsidiary alliance system या पॉलिसी। तो देखिए सबसे पहले जो है लॉर्ड वेलेस्ले मेड ए प्लान नो एज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ये जो पॉलिसी है वो किसने बनाई थी, तो ध्यान दे वेलेस्ले ने। वेलेस्ले मेड ए प्लान, भारतीय राजाओं को हराने, उनको उनकी सत्ता को लेने के लिए वेलेस्ले ने एक प्लान बनाया, उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। टू स्टॉप द फ्रेंच
देखो मेन उद्देश्य था उनका, जो फ्रेंच उस समय उनके कॉम्पिटिटर्स थे भारत के अंदर, उनको रोकना, एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द इंडिया, और भारत के अंदर पावरफुल बनना, मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम, ब्रिटिश रूल को सुप्रीम बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, नेटिव स्टेट, पावर इन द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो पहला देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली मेड ए प्लान नोन एज ए सब्सिडी अलायंस सिस्टम टू स्टॉप द फ्रेंच बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया एंड मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम पावर इन नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले वेलेस्ली ने जो प्लान बनाया उस प्लान को हम सब्सिडी अलायंस सिस्टम बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य टू स्टॉप द फ्रेंच को पावरफुल होने से बचाना, और यहाँ पे हमारे जो नेटिव स्टेट्स के अंदर अपने आप को पावरफुल बनाना। दिस प्लान वॉज मेक स्लेव द इंडियन स्टेट। ये जो प्लान बनाया गया वो क्या बनाने के लिए? भारतीयों को दास बनाने के लिए, भारतीय स्टेट्स को दास बनाने, स्लेव टू द इंडियन स्टेट एट देयर ऑन रिस्क, अपने ऑन रिस्क पे। द स्टेट हु एक्सपेक्टेड दिस अलायंस, और जिन्होंने ये अलायंस एडॉप्ट की, हैड टू कीप ब्रिटिश आर्मी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ता था? दे हैड टू कीप ब्रिटिश आर्मी, दे हैड टू कीप ब्रिटिश आर्मी इन देयर स्टेट। देखो बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी कहली थी। क्या कहा था उनको? जो भी अलायंस इसके साथ जो भी स्टेट जुड़ते हैं उनको दे हैड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी, उनको ब्रिटिश आर्मी उनके राज्य में रखनी पड़ेगी। एंड बियर, और उसका जो खर्च है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, जो भी खर्च होगा वो उसी राजा को करना पड़ेगा। और दे हैड गिव सम ऑफ देयर ऑन रीजन, या तो वो खर्च देंगे या उन्हें कोई कुछ क्षेत्र उनके मेंटेन करने के लिए उन्हें देने होंगे। दे हैड टू गिव द सम ऑफ देयर ऑन रीजन टू द कंपनी फॉर द एक्सपेंसेस, खर्च के लिए कंपनी को देने पड़ेंगे। तो देखिए, इसमें आर्मी खुद रहेगी और उसका खर्च भी वहाँ के जो राजा महाराजा करेंगे, और उसमें सुरक्षा की गारंटी भी वहाँ के अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। द किंग हु एक्सपेक्टेड दिस अलायंस हैड टू कीप ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन हिज देयर ऑन स्टेट। इसके अतिरिक्त और एक शर्त क्या थी कि उनके राज्य के अंदर, उनके सभा में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हमेशा रहेगा। ये एक नियम और था इस नियम के अंतर्गत, इस प्लानिंग के अंदर। द किंग हु एक्सपेक्टेड द प्लान कुड नॉट कीप एनी अदर फॉरेनर। जो राज्य इस नीति को, इस प्लान को एक्सपेक्ट करते हैं, इस पॉलिसी को एक्सपेक्ट करते हैं, वे लोग कोई भी फॉरेनर को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं, एक्सपेक्ट ब्रिटिशर्स टू हिज ऑन स्टेट। उन स्टेट में केवल मात्र ही ब्रिटिशर्स रहेंगे। देखो, इसलिए वो फ्रेंच उस समय जो पावरफुल थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, तो वे लोग कोई और किसी फॉरेनर को नहीं रख सकते, केवल ब्रिटिशर्स को ही रख सकते हैं। तो द किंग हु एक्सपेक्टेड दिस प्लान, वे राजा जो लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं, दिस प्लान कुड नॉट कीप एनी अदर फॉरेनर फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेक्ट द ब्रिटिशर्स इज ऑन स्टेट। ड्यू टू दिस प्लान द इंडियन किंग्स गॉट ब्रिटिश आर्मी बट दे कुड नॉट यूटिलाइज। लेकिन एक बड़ी विशेषता और रखी थी कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या था? द इंडियन किंग्स गॉट ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को वो प्राप्त कर सकते थे, बट बड़ी प्रॉब्लम, दे कुड नॉट यूटिलाइज, लेकिन उस आर्मी का वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। द सब्सिडी अलायंस सिस्टम वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन, एक स्वीट पॉइजन की तरह था। शुरुआती दौरों में अच्छा लगा, इनिशियली प्लान टू स्ले फीलिंग सेफ्टी, है ना। उस समय भारत के राजाओं ने इसको सेफ्टी माना, अच्छा माना। ग्रेजुअली इट गेव द फीलिंग ऑफ स्लेव ऑफ द किंग, और धीरे धीरे वो दास में बदल गया। द किंग बिकम कवर्ड आइडियल एंड सेंसिटिव, जो राजा थे वो बिल्कुल कवर्ड हो गए, भयभीत हो गए, उनकी पावर जो छीन गया, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश खुद आर्मी यहाँ रहने लगी और उनकी स्किल, बैटल और ब्रेवरी सब कुछ रूइंड हो गया, क्योंकि वहाँ युद्ध केवल परमिशन, देखो अगर किसी स्टेट के साथ युद्ध करना होता है, कोई ट्रीटी करनी होती है,
तो वो भी वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे, है ना। दे कुड नॉट, वे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे, उसमें ब्रिटिश की परमिशन जरूरी थी। तो इस तरह आपने देखा स्पेशलिटीज ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन पॉलिसी विच वॉज एडोप्टेड बाय द डेलहौजी, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने, देखो एनेक्सेशन पॉलिसी मीन्स टू ब्रिंग द एंड ऑफ द रूल ऑफ नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट को ख़त्म करना, एंड कीप हिज स्टेट अंडर द ब्रिटिश रूल डायरेक्टली, और डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर ले लेना। अंग्रेजों की जो हड़पने की नीति थी, जितने भी नेटिव स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को अपने अंडर में ले लेना। एनेक्सेशन पॉलिसी वो तो पॉलिसी टू इम्पेरियलिज्म विच वर एक्सपेक्टेड बाय लॉर्ड डेलहौजी, जो जिसने लॉर्ड डेलहौजी ने अपनाई थी। ही इन्फोर्स द पॉलिसी इन द 3 वेज, उसने इस पॉलिसी को 3 तरीके से, पहला तरीका था मिसमैनेजमेंट के नाम से, फिर इन्होंने राइट टू एडॉप्ट द सन, और थर्ड वन विनिंग बैटल। इन्होंने देखिए पहली पॉलिसी इन द नेम ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, है ना। उन्होंने कई राज्यों को मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से हड़प लिया, उसमें से ही एनेक्स नेटिव स्टेट शेल्टर्ड किंग, स्टेट ऑफ अयोध्या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मिस मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर स्टेट को हड़पा। फिर ही डिसअप्रूव द राइट पहले हम मान लो किसी राजा का बेटा या बेटी नहीं होती थी तो गोद लेने की प्रथा थी, और इसे डेलहौजी ने डिसअप्रूव्ड कर दिया। तो ही डिसअप्रूव्ड द राइट टू एडॉप्ट द सन ऑफ द किंग्स हु डाइड विदाउट हेयर, जिसकी मृत्यु बिना अपने वारस, मतलब अपने बिना बेटे के हो जाता था। देयर स्टेट वर एनेक्स, उनके स्टेट को सीधा वो छीन लेते थे। इसमें से कुछ स्टेट थे सतारा, जयपुर, झांसी, इसके बाद में संबलपुर, नागपुर, अर्कात, तंजौर और कर्नाटका। ये जो स्टेट्स थे, इन स्टेट को बिना, है ना, पुत्र बेटे बेटी के होने की वजह से इनको एनेक्स कर लिया। ही एनेक्स्ड मेनी स्टेट बाय विनिंग द बैटल। देखो डेलहौजी ने कई जो राज्य थे जीते थे बैटल करके, बैटल्स किसे माध्यम से, ही डिफीटेड सिख इन द बैटल ऑफ, और उसने देखो सब बड़ा युद्ध जो किया था सिखों के साथ किया था, और पंजाब को हड़प लिया था। आफ्टर डिफीटिंग किंग ऑफ म्यांमार बर्मा, ही स्नैच्ड अवे द रीजन ऑफ पेगू, है ना। म्यांमार के राजा को हरा करके पेगू को इंक्लूड किया रंगून फ्रॉम हिम। और इस तरीके से और भी बहुत सारे जो स्टेट्स थे जिसके माध्यम से उसने एनेक्स किए, कुछ डेप्ट के नाम पर भी एनेक्स किए, और एनेक्स द किंग डाइंग विदाउट हेयर, ठीक है, बिना हेयर, है ना, उनका जो बेटा बेटी नहीं था उसके आधार पर। तो इस तरह उसने खालसा पॉलिसीज बनाई है, खालसा पॉलिसी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखो इन्होंने अपनी चालबाजी, वो फोक्स वाली जो आपको कहानी सुनाई, जिसके अंतर्गत देखो वेलेस्ली ने स्वीट पॉइजन के रूप में वर्क किया और एने हड़पा। तो डेलहौजी ने भी मिसमैनेजमेंट के नाम पर जो डिसअप्रूव किया राइट टू एडॉप्ट सन, कुछ को जीत करके बैटल जीत करके किसी को डेप्ट दे करके राज्यों को हड़पा, और इस तरह भारत के अंदर जो राज्य थे उन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने आज 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस की। दोनों को आप क्वेश्चंस को लिख करके उनके आंसर्स को लिखने हैं और शो मी इन योर होमवर्क ग्रुप के अंदर उसे बताना है। वापस से अगर यदि आपको ध्यान में नहीं हो कि 2 क्वेश्चन है, एक तो है स्पेशलिटीज़ ऑफ सब्सिडी अलायंस सिस्टम बाय वेलेस्ली, और दूसरा जो है एनेक्सेशन पॉलिसी डन बाय लॉर्ड डेलहौजी। तो लॉर्ड डेलहौजी ने मुख्य रूप से 3 महीने मेजर ओनली पॉइंट लिखे हैं, इनको एक्सप्लेन करके पूरा लिखें। मिसमैनेजमेंट के नाम पर
दूसरा है डिसअप्रूव्ड द राइट टू अडॉप्ट सन, जिसमें झांसी की महारानी का नाम आता है ना। कई बार आपने इस पोयम को भी सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी। अंत में इसको जब एडॉप्ट नहीं किया तो महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध करना पड़ा अंग्रेज़ों के साथ, और वो भी किसी कॉन्स्पायरेसी का शिकार बनी और अंत में युद्ध के मैदान में वो मारे गए और डलहौसी ने इस राज्य को हड़प लिया। जय श्री स्वामीनारायण। कंप्लीट दिस।